नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एशियंट हिस्ट्री के सेगमेंट में तीसरा पार्ट वैदिक काल में। वैदिक काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था पूर्व में ही कि 2500 लेकर के 1750, मोटे मोटी मान लीजिए आप 2500 लेकर के 1500 ईस्वी की पीरियड को आप बोलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद ऋग वैदिक काल की स्थिति आती है। ठीक है, तो वैदिक काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल को की जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, तथा उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 600 ईसा पूर्व के बाद जो है आपको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद आएगा 16 महाजनपदों के बारे में, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें अंग है, कोसल है, कोसल के नरेश प्रसेनजित थे, उसके बाद मगध है, तो उसके बारे में आगे चर्चा होगी। उससे पूर्व आप ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में तो हम बात देखेंगे, सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल देखेंगे। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो हम ऋग वैदिक काल पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऋग वैदिक काल एक ऐसा पीरियड था जिसमें जीवन जो लोग जीते थे वो ग्रामीण के रूप में जीते थे। अधिकांश लोग, यहाँ की वैदिक सभ्यता जो थी मूलतः ग्रामीण थी, क्योंकि नगरी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। मैंने अनेकों कारण बताए थे, उसमें लिखा था कि चाहे वो बाढ़ के कारण हुआ हो या जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा हो, तो कोई भी कारण हो सकता है। उससे खत्म होने के बाद ऋग वैदिक पीरियड आया। ऋग वैदिक काल में वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक समाज का जो आधार था वो परिवार था। परिवार के रूप में लोग रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पितृसत्तात्मक परिवार होता था। वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन दोनों था। मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, लोग चरवाही की तरह जीवन व्यतीत करते थे। मैंने कल कुछ क्षेत्रों में देखा तो ऋग वैदिक काल को मैंने कल हल्का फुल्का आपको बताया था। उसमें ऋग वैदिक काल के बारे में जीवन चरवाहों के रूप में बताया था। तो यही आज वही पीरियड है कि ऋग वैदिक काल में लोग जो बंजारे होते हैं उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। वैदिक कालीन वेद जो थे, 4 प्रकार के हमारे वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, मूलतः जो वेद है वो ऋग्वेद है। बाद में ये 3 वेद जो है इसको समझने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इन तीनों वेदों को वेदात्रयी बोला जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदात्रयी बोला जाता है। ठीक है, ये लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है। ऋग्वेद क्या है इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो आप काफ़ी कुछ पढ़े होंगे। मूलतः ये चीज़, यह वीडियो क्लास जो है वो रिवीजन पे है। साथ साथ यदि आपको समझना है तो आप इससे समझ सकते हैं। नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किया था। ठीक है, इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना मंडल है। इन्हें वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो वंश मंडल किसको कहा गया है, तो दूसरे और 7वें मंडल के को संयुक्त रूप से वंश मंडल कहा गया है। 10वां मंडल सबसे नवीन है, सबसे नया है। ठीक है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्र या होता बोला जाता है। ठीक है, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। अब यहाँ पे देखिए सोमदेव क्या है, तो देखिए पहले मदिरा जो होता था, मदिरा जो होता था वो 2 प्रकार का होता था। ठीक है, जैसे आज विस्की मिलती है, लेकिन ब्रांड है। गरीब व्यक्ति अगर पीता है किसी शराब को तो उसको बेवड़ा बोला जाता है, और अमीर व्यक्ति अगर किसी शराब को पीता है उसको सौग बोला जाता है। ठीक है, उसी समय जो देवता पीते थे उस शराब को जो बोला जाता था उसको सोम बोला जाता था, और जो गरीब जो राक्षस टाइप के लोग पीते थे उसको वो सुरा बोला जाता था। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन आपको विदित रहे कि 10वां मंडल ये नवीन मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में समानता पाई गई है, तो दोनों बराबर के ग्रंथ हैं। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जिसे नदीत्मा कहा जाता था। नदीत्मा का मतलब होता है नदियों की माता।
ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार आया है और गंगा का उल्लेख 1 बार आया है। 10वां मंडल में इसको मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक बार 250 बार हुआ है। ठीक है। अष्टोमासद्गमय ऋग्वेद में लिखा गया है। ठीक है। आई होप ऊपर आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ी से चल रहा हूं और मेरा ये उद्देश्य ये है यहाँ पर रिवीजन करना। ठीक है। मैं इसको फिर से शुरू से पढ़ाऊंगा और जब मेरे पास सुविधाएं हो जाएंगी तो मैं इसको लिख करके आपको बताऊंगा। ठीक है। और साथ विथ मैपिंग के साथ। अभी इसमें कोई मैपिंग की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा है सामवेद। सामवेद जिसमें गाना उना का जो वर्णन किया जाता है, जिसे हम गाना उना कहते हैं, उसमें संगीत शास्त्र का सा से देखिए सामवेद है और सा में संगीत है, तो आप इसी से डिनोटेट कर लीजिएगा। यह भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला पुरोहित को उद्गाता कहते थे या उद्गात्र कहते थे। ठीक है। सामवेद के प्रथम दृष्टिया वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो वेदव्यास के शिष्य जो जैमिनी थे, इनको प्रथम दृष्टा बोला जाता है। देखिए, जब यज्ञ होता था तो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते थे, वो ऋग्वैदिक काल में जो मंत्र थे उसमें ऋग्वैदिक काल का मंत्र पढ़ा जाता था। ठीक है। लेकिन मंत्रों को किस प्रकार से गाया जाता था, उनको राग किस प्रकार से देना है, ये सामवेद में लिखा गया। उसमें बाजा भी बजता था। ठीक है। आगे यज्ञ की यजुर्वेद में बताया गया कि यज्ञ सामग्री की विधा, यज्ञ किस प्रकार से बनाया जाएगा, कितने लोग होंगे, तो सब यज्ञ में यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो चीज़ लिखा गया वो मंत्रों के बारे में लिखा गया है। ठीक है। मंत्रों को किस प्रकार से गाया जाएगा ये सामवेद में लिखा गया है। और यज्ञ आदि किस प्रकार से बनेंगे, अनुष्ठानिक प्रासंगिकताएं जो हैं किस प्रकार से होंगी यज्ञ के दौरान, तो इसमें यजुर्वेद के बारे में बताया गया है। ठीक है। बाद में अथर्ववेद तो बहुत बाद में आया, उसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। ठीक है। आगे हम इसको देखेंगे। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गामा, संगीत के 7 स्वरों जो होते हैं सा रे गामा की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सा रे गामा कहाँ से आया, तो वो सामवेद से आया। इसका जो एथेंटिक डेटा जहाँ पर मिलेगा वो सामवेद में है। सामवेद व अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? आरण्यक बेसिकली ऐसे ग्रंथ को कहा जाता है जो जंगल में बैठ करके लिखे गए। आरण्य माने जंगल होता है, तो जंगल में जो चीज़ें लिखी वगैरह गई हैं या कोई भी उनकी जो साक्ष्य मिला हुआ है उसे हम आरण्यक कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो होता है उसे हम गंधर्व वेद कहते हैं। तो आपको क्लियर होगा, जो गंधर्व किसको कहते थे? जो नाच गायन करते थे। ठीक है। उन्हें गंधर्व बोला जाता था। जैसे कि आज सलमान खान, शाहरुख खान है, सब गंधर्व टाइप के हैं। ये नाच गान करके अपना जो है जीवन यापन करते थे। आज तो ये बड़े बड़े स्टार हैं। ठीक है। तो इसे हम गंधर्व वेद कहते हैं सामवेद को। ठीक है। जो संगीत का गायन करता है। माँ सरस्वती के चरण स्थलों पर सामवेद जो है कृतार्थ है। यजुर्वेद, सामवेद, इसमें यज्ञ की विधियों और कर्मकांडों पर बल दिया गया है। ठीक है। इसका पाठ करने वाला व्यक्ति जो होता है या जो पंडित होता है उसे हम अथर्वयु बोलते हैं। ठीक है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ एवं यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन किया गया। मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको, मैं पढ़ दे रहा हूँ। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का उल्लेख है। ठीक है। हाथी भी जो थे वो यज्ञ के दौरान जो है अपना कार्य करते थे। हाथी और घोड़ा उस समय जो है राजसूय यज्ञ जो होता था तो लोग, क्षत्रिय लोग जो होते थे या ब्राह्मण, कोई भी जो प्रतापी व्यक्ति था, वही 2 लोग होते थे। तो वो जो है अपना एक घोड़ा छोड़ते थे। यदि घोड़े को कोई व्यक्ति पकड़ ले रहा है या घोड़ा कहीं से खिन्न हो गया है तो उस व्यक्ति को जो राजसूय यज्ञ करता था उससे युद्ध करना पड़ता था या उसकी दास्ता उसको स्वीकार करनी पड़ती थी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, अथर्ववेद में इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका, भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय औषधि विज्ञान से संबंधित जानकारी का एथेंटिक डेटा कहाँ पर मिलेगा? तो अथर्ववेद मिलेगा। ठीक है। इसके 2 शाखाएं हैं, एक है शौनक और दूसरा है पिल्लाद। इसको याद कर लीजिएगा। इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध है। ठीक है। घर पर किस प्रकार से आपको बनवाना है, ये है वो है, तो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। इससे पहले किसका आरण्यक नहीं था? ठीक है। तो सामवेद का कोई आरण्यक नहीं था। ठीक है। ये देखिए,
सामवेद का भी कोई आरण्यक नहीं था और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है, अथर्ववेद को उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्य और प्रश्न हैं। अथर्ववेद के उपनिषद जो है मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न हैं। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। कुरु राजा जो परीक्षित थे उनका उल्लेख है। परीक्षित जो थे किसके पुत्र थे, कमेंट लाइन में बताइएगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। ठीक है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको दोबारा जीवित किया था, यही कारण है कि उनका नाम परीक्षित है। पहले ही अपनी परीक्षा उन्होंने दे दिया था माँ के गर्भ में ही। ठीक है, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में यदि देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सभा, अथर्ववेद में यह बताया गया है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति कौन थे, प्रजापति किसी एक राजा के जो है, राजा को उस समय प्रजापति कहा जाता था और सभा तथा समितियां थीं। सभा और समिति, सभा में जो है श्रेष्ठ लोग बैठते थे, मतलब वृद्ध भी थे, और समिति जो थी उसमें स्त्रियों का भी रोल था। तो ये 2 जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ऐसा अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है, आरण्यक क्या होता है, वनों में रचने के कारण इसे आरण्यक कहे जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक हैं। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, जिसमें आरण्यक में ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मांदिन्य, संख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार तथा बृहदारण्यक। ठीक है, ये 7 आरण्यक हैं। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, माध्ययन्दिन, संख्यायन, मैत्रायणी और तलौकार तथा बृहदारण्यक। ठीक है, उपनिषद के बारे में थोड़ा देखते हैं। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत, जनक, पिता कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी भारतीय दर्शन हैं उपनिषदों को इसका पिता कहा जाता है। ठीक है, वेदांग क्या होते हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा वेदाई पुरुष की नाक है, व्याकरण वेदाई पुरुष की मुख है, छंद वेदाई पुरुष के पैर बताए गए हैं, कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त तथा ज्योतिष 6 वेदांग हैं, इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखिए ये वेद हैं और ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं, जो वेदों को समझाने के लिए बनाए गए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको, यही मेन चीज़ है जो आपको याद करना है। ठीक है, ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐत्रेय है। ऋग्वेद का ब्राह्मण मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में। ऋग्वेद आगे ऐत्रेय या कौशिकी दे देंगे तो आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ऋग्वेद के ऐत्रेय है। सामवेद का पंचविश या जैमिनी, यजुर्वेद के शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेदों से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद का कौन सा उपनिषद है, ऐत्रेय है। सामवेद का छंदोग्य उपनिषद है। यजुर्वेद का बृहदारण्यक यजुर्वेद है और अथर्ववेद का मुंडक है। मुंडकोपनिषद से ही जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों से संबंधित आरण्यक कौन कौन से हैं, ऋग्वेद से ऐत्रेय आरण्यक है, सामवेद से छंदोग्य और जैमिनी आरण्यक है, यजुर्वेद से बृहदारण्यक है और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। हालांकि ऊपर ये बताया गया था कि सामवेद का भी कोई आरण्यक नहीं है, तो इस कारण यहाँ पर उन्होंने उपनिषद को दे दिया, आरण्यक को नहीं दिया। ठीक है, वेदों से संबंधित उपवेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद के उपवेद जो हैं आयुर्वेद हैं। उपवेद क्या होते हैं, तो बेसिकली ऋग्वेद का जो छोटे रूप में करते हैं उसे उपवेद कहते हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, गंधर्व मैंने बताया था जो गायन करते हैं, यजुर्वेद का धनुर्वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ठीक है, अब थोड़ा हम चलते हैं ऋग्वैदिक राजनैतिक स्थिति। ये ऊपर तो मैंने आपको जो बताया था ये आपको याद करने की चीज़ है, आपको यहाँ पे याद करना है, जितना याद कर लेंगे उतना ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा।
यहाँ आप समझिए राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक काल में क्या थी। तो कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। मैंने आपको बताया था ऊपर कि बंजारों की तरह लोग जीवन जीते थे, ग्रामीणों की तरह। ग्रामीण एक गांव बसा हुआ था जहां पर चारा मिल जाता था, वहां पर लोग ग्रामीण बना लेते थे, बाद में ये लोग चले जाते थे वहां पर। ठीक है, आपको एक झूम कृषि आपने सुना होगा, झूम प्रकार की कृषि है। आप कमेंट लाइन में बताइए कि झूम कृषि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाया जाता है। आप उस क्षेत्र का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर झूम कृषि सबसे ज़्यादा प्रतिपादित की गई है, और यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार से नुकसानदायक है, इसका भी आप कमेंट लाइन में वर्णन करिएगा। ठीक है, मैं बाद में इसको बताऊंगा आपको। तो राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। ठीक है, राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। पुरभित्ता, विस्पति, गणपति या गोपित भी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, वैसे जनस्य गोपा का नाम ज़्यादा यहाँ पर आएगा। स्त्रियां सभा और समिति एवं विदत में भाग लेती थीं। ठीक है, स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग लेती थी। सभा, समिति और विदत बेसिकली जो थे ये कमेटियां होती थी। जैसे राजा के अंदर जो है अनेकों पार्लियामेंट होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत अनेकों प्रकार के जो पार्लियामेंट है जहां पर कानून बनता है, लोग सुझाव देते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, तो इसे सभा और समिति थी और विदत भी था। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होते हुआ करती थी। ठीक है, प्रशासन, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर देखा जाता था वो परिवार देखता था। ठीक है, जो कुल का कुलपति है वही देखता था। जन का मतलब क्या होता है? ऋग्वैदिक काल में जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। जनता जो है प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में आपको आना चाहिए कि पॉलिटिकल पीरियड जो देखा जाए ऋग्वैदिक काल का, तो जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वैदिक काल में आप समझाइए कि वहाँ पर जो है प्रजातंत्र व्यवस्था थी। तो आप इसी आधार को दिखा करके प्रजातंत्र की व्यवस्था को दिखा देते हैं कि वहाँ पर आप जन जो होता था प्रशासन का सर्वोच्च आधार होता था। यही कारण है कि वहाँ पर प्रजातंत्र की स्थिति दिखाई देती है। तो एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं प्रजातंत्र ना करके मोनार्की प्रजातंत्र को आप कह सकते हैं। मोनार्किज्म था यहाँ पे कि राजा तो है लेकिन सारा काम जो है वो प्रशासन जो होगा वो जनता के नियमों पर आधारित होगा। और जनता को निर्देशित कौन करेगा? तो कुल निर्देशित करेगा। कुल मतलब परिवार, और सारे निर्णय यहीं सभा, समिति और विदत से लिए जाएंगे। ठीक है, राजा नियमित अस्थायी सेना नहीं रखते थे, जब जरूरत पड़ती थी तो बन जाता था। अब देखिए तीनों समितियों के बारे में हम देख लेते हैं। सभा क्या चीज था? यह श्रेष्ठ या वृद्ध अभिजात लोगों की संस्था थी, मतलब जितने वृद्ध लोग थे इनकी एक संस्था थी। कुछ न्यायिक अधिकार इनको प्राप्त थे, अर्थात ये न्याय कर सकते थे कुछ मामलों में। ठीक है, समिति क्या होता था? यह जनसाधारण की संस्था थी। ठीक है, आम जनता लोग यहाँ पर बैठते थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यही चीज में इतना बता दिया गया है। विदत क्या होता था? संभवतः यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। देखिए मैंने आपको बताया था कि बंजारे जो होते थे पहले, देखिए जितने भी राजा महाराजा हुए हैं आज से लेकर के बहुत दिनों तक, आज मैंने एक चीज़ देखा हुआ है। मैंने समाज वर्तमान समय में और पूर्व के समय के समाज को अगर इंटरकनेक्ट करते हुए देखा जाए तो यह विदित होता है कि जिनको, जो कमजोर थे, अगर वो कुछ चीज ले लेते थे उनको चोर साबित कर दिया जाता था। जबकि राजा महाराजा दूसरों के घर में जाकर के लूट करते थे, डकैती करते थे, बड़े बड़े राज्यों को लूट लिया जाता था सेना के माध्यम से। तो क्या वो चोरी डकैती नहीं थी? उसको युद्ध क्यों कहा गया था? तो मेरे हिसाब से ये भी एक लूट था और वो भी वो लूट था। बड़े पैमाने पर अगर किसी लूट को किया जाता है उसको हम युद्ध बोलते हैं, आक्रमण बोलते हैं। वास्तविकता में वो भी एक लूट है, लेकिन वही है, अगर कमजोर पिए किसी सुरा को तो वो बेवड़ा कहलाता है और मजबूत व्यक्ति पे शौक बोला जाता है। वही यहाँ पर ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो जो लूट करते थे सेना, जो जाकर के अस्थायी सेना होती थी, वो सामान एक दूसरे कबीले पर हमला करते थे और जो लूटा गया सामान था वो विदत के माध्यम से बांटा जाता था। विदत में स्त्रियों का भी समान हिस्सा लगता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग किया गया है। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आपको एक चीज बताना बहुत ही आवश्यक है कि जो राजा होता था जनस्य गोपा, वो कई कर या टैक्स नहीं लेता था ऋग्वैदिक पीरियड में। ठीक है,
जो जनता को अच्छा लगता था उनको दे देती थी, उन्हीं से जीवन उनका चलता रहता था, बहुत ज़्यादा उनको मांग ढांक नहीं चाहिए था। ठीक है, आगे हम फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि मैं 19 से 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊं। तो आगे हम लोग फिर वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मुझे आशा है कि आपको वीडियो को पसंद आएगा। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े। और नहीं भी लाइक करेंगे तो ठीक है, कम से कम पूरा वीडियो देख जरूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।